अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। चाइना में बेल्ट एंड रोड का 10 साल मुकम्मल होने के ऊपर एक फ़ोरम मुनक़िद हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोरम है बिकॉज़ चाइना की जो पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड जो उनका प्रोजेक्ट है वो एक वर्ल्ड वाइड वाइड प्रोजेक्ट है, बहुत ही वसी व जहती प्रोजेक्ट है और इससे आगे आने वाले सालों में दुनिया की इकॉनमी एक बहुत मतलब चेंज होने वाली है। तो ऑल्दो कि गाज़ा की बहुत ही जो अफ़सोसनाक सिचुएशन है और जो गाज़ा में वॉर चल रही है उसकी वज़ह से तमाम दुनिया के जो मीडिया है उसका फ़ोकस गाज़ा की तरफ था और बेल्ट एंड रोड को कवरेज काफ़ी कम मिली। लेकिन फिर भी इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है और ये कल ही इसका ख़त्म हुआ है फ़ोरम मंगल और बुध के दिन ये मुनक़िद हुए। पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये बेल्ट एंड रोड है क्या? इसमें ये 6 एक मेजर रूट्स हैं जो कि तैयार होने हैं लैंड के ऊपर और उसके अलावा जो मैरीटाइम रूट है वो इसके अलावा है। तो इनमें से पहला तो यही है जो कि चाइना से पाकिस्तान के थ्रू गवादर तक आता है। सीपेक इसका नाम है, ये इसका पहला प्रोजेक्ट है और चाइना इसको अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी कहता है बेल्ट एंड रोड का। उसके बाद एक जो चाइना के ईस्टर्न मोस्ट कोस्टल एरिया से ये पूरी बेल्ट चलते हुए पूरे चाइना से गुजरते हुए और कजाकिस्तान से गुजरते हुए और ये अपना रशिया और यूक्रेन को टच करते हुए यूरोप के अंदर से पूरा गुजरते हुए एंड तक जो जा रही है ये न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज ये एक बहुत बड़ा और बहुत एम्बिशियस लैंड रूट एक और है जिसमें से काफ़ी पैचेस काफ़ी जो सड़कें हैं वो बन भी चुकी हैं। कुछ यहाँ पे सड़कों से कनेक्शन होगा, कुछ रेलवे लाइन्स इसके साथ कनेक्शन होगा। उसके बाद ये चाइना से मंगोलिया को के अंदर से गुजरते हुए और रशिया कज़ाकिस्तान और फिर रशिया को पूरा टच करते हुए ऊपर जा रहा है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के को अप्रोच करेगी ये लाइन, इसको चाइना, मंगोलिया, रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं ये। उसके बाद आप देखें कि चाइना से नीचे को म्यांमार, लाओस, कंबोडिया ये सारे ममालिक हैं और थाईलैंड भी इनमें है और वियतनाम भी इवन इनमें है। ये सब कनेक्ट हो जाएँगे इस नीचे वाले जाने वाले रूट से जिसका नाम है चाइना इंडो चाइना इकोनॉमिक रूट या मेकोंग सब रीजन भी इसको कहते हैं। और ये इस तरफ से म्यांमार के साथ कनेक्ट होते हुए और बांग्लादेश के साथ कनेक्ट होते हुए इंडिया के साथ भी कनेक्ट होना चाहता है अगर इंडिया इसमें शामिल होना पसंद करे तो। तो ये एक चौथा एक आप समझ लो रूट है। उसके बाद ये जो चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार इसको 5वां रूट आप समझ लें इस वाले को। और उसके बाद यहाँ से जो कज़ाकिस्तान से फिर ये नीचे को आएगा और ये लाइक तुर्कमेनिस्तान और इनको मिलाते हुए सेंट्रल एशिया को ईरान के साथ जोड़ के उसके बाद इराक और सीरिया और फिर मेडिटेरेनियन के अंदर ये घुसता है। ये एक छठा रूट है। लेकिन ये तो एक रूट है जो कि एशिया के अंदर और एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को मिला रहे हैं बाय रोड। लेकिन ये बेल्ट एंड रोड जो है यहाँ तक मतलब लिमिटेड नहीं है बल्कि ये इस मैरीटाइम रूट्स के थ्रू ये पूरा अफ्रीका के अंदर भी पेनिट्रेट हो रहा है और यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे रोड्स, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाइना ने अफ्रीका के अंदर भी बनानी शुरू कर रखी हैं, बहुत सारी बन चुकी हैं और अफ्रीका के ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज जो हैं वो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा हैं। सो ये मैरीटाइम रूट जो आपको ये डॉटेड लाइन्स में दिख रहा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये तो एक जनरल सा ओवरव्यू है क्योंकि जैसे अगर आप एक-एक कॉरिडोर को देखोगे तो उसमें आपको एक-एक कॉरिडोर में जैसे सीपेक है उसमें कई प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जैसे कि कोल के, थर्मल के, हाइडल के और विंड पावर के और इकोनॉमिक ज़ोन्स बेशुमार मिलेंगे और बहुत सारे और डिफरेंट उसके सब कैटेगरी में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स भी उनके अंदर मौजूद हैं। सो
अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जो 2008 में एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया, जिसके कि इफेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं। उससे दुनिया की जो इकोनॉमीज है वो रिकवर नहीं कर पाई हैं, और उसके बाद कोविड का जो इशू चला 3-4 साल, उसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी जो है वो रुकी रही। और उसकी रिकवरी होने के बाद फौरी तौर पे ट्रंप ने जो यूएस के प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मजीद, क्योंकि चाइना दुनिया का सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, और उसके साथ जब ट्रेड वॉर शुरू की तो उसका इफेक्ट भी पूरी दुनिया की ट्रेड पे पड़ा। और ये रिसेशन जो कि 2008 से शुरू हुई थी, वो अभी तक आप समझो कि दुनिया जो है वो रिसेशन में ही चल रही है। और आपने देखा कि तमाम ममालिक में ही फूड की प्राइसेस और मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की प्राइसेस, ऑयल गैस की जो बिल्स हैं उनकी प्राइसेस सब कंट्रीज़ में इन्फ्लेट हुई हैं, और सबके हालात जो हैं वो इकोनॉमिकली इस वक्त एज के ऊपर हैं। तो इसी सूरत हाल में जी जिनपिंग का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एक उम्मीद की किरण है कि अगर हम ये तमाम प्रोजेक्ट्स को तमाम ममालिक लेकर चलते हैं तो एक नए तरीके से ट्रेड और इकोनॉमी को जो है दुनिया भर में बूस्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की वजह से भी, और उनके उन्हीं सड़कों के ऊपर चलने वाली जो नई तरह की ट्रेड शुरू हो जाएगी। और इन तमाम ममालिक में, अफ्रीका में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में और मीकोंग रीजन में, जो कि पहले एक अंडर डेवलप रीजन समझे जाते थे, जब ये इंटीग्रेट हो जाएंगे इकोनॉमी के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, तो फिर एक नई जो प्रोग्रेस और एक नई इकोनॉमी जो है, कॉमर्स जो है वो दुनिया में उभरेगी, और वो उस ग्लोबल रिसेशन से भी हमारी जान छुटेगी। सो ये चाइना के उन्होंने डिफेंड किया है बेल्ट एंड रोड को, और ये उन्होंने ये कहा है कि हम फौरी तौर पे लीनर और ग्रीनर प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, यानी कि जो सब प्रोजेक्ट्स हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बिजली बनाने के हाइडल, मतलब बड़े बड़े जो डैम्स हैं या बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको अगर हम फेज़ 2 में डाल दें, और अभी हम छोटे प्रोजेक्ट्स जो कि ईज़िली हो सकते हैं, जिसमें तमाम जो ममालिक हैं वो भी अपना ये फ़ील नहीं करेंगे कि हम चाइना के मकरूज़ हो रहे हैं, या चाइना को भी जो है ये फ़ील नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा ओवर जो है एक-एक मुल्क के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए छोटे प्रोजेक्ट्स जो लीनर और ग्रीनर प्रोजेक्ट्स, उनको कहा है ज़ी ने कि पहले हम उसकी तरफ तवज्जो देंगे। ये मैं आपको यहाँ से ज़रा शेयर कर दूँ कि ग्रीनर और स्मॉलर प्रोजेक्ट्स से क्या मुराद है। टू फुलफिल हिज प्लेज टू प्रायोरिटाइज स्मॉल एंड ब्यूटीफुल BRI प्रोजेक्ट्स, जी रिवील्ड एन 8 पॉइंट एक्शन प्लान ऑन वेडनेसडे, यानी कल, प्रॉमिसिंग टू डीपन कोऑपरेशन इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हम बनाएं जिसमें एनर्जी की सेविंग होती है, जिसमें बिजली कम यूज होती है, जिसमें आप हाइडल को ले आएं, जिसमें आप सॉरी वो ले आएं, विंड पावर को ले आएं, सोलर पावर को ले आएं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हम टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने पे ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, ताकि जहाँ पर हमारी मतलब ज़्यादा इंटेंस लेबर कॉस्ट और ज़्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और दूसरी चीज़ें कॉस्ट, उसके बदले हम अगर इन टेक्नोलॉजी को बेहतर कर दें, तो हम वही प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आसानी से कर सकें। एंड इंक्रीज एफर्ट्स टू डिजिटलाइज द ग्लोबल इकोनॉमी, ये डिजिटलाइजेशन का से चाइना को बहुत फ़ायदा होगा कि दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, बल्कि इवन करेंसीज़ हैं, उनको वेस्टर्न ममालिक चाह रहे हैं कि वो डिजिटलाइज़ करके और दुनिया के ममालिक को अपने डिजिटल इकोनॉमी के अंदर वो पेनिट्रेट कर लें, और उसकी वजह से फिर वो ममालिक जो हैं बिल्कुल ही वेस्टर्न जो डोमिनेटेड सिस्टम है उसके पाबंद हो जाएंगे। तो जी चाह रहा है कि वो अपनी तरीके से डिजिटलाइज करे दुनिया की इकोनॉमी को, ताकि लोग और ममालिक जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड हों, उस डिजिटल सिस्टम के अंदर, बजाय इसके कि वो यूएस के साथ या आईएमएफ के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ कनेक्टेड हों, उसके बदले वो उसके बैंक्स के साथ कनेक्टेड हो जाएं। तो ये उसकी प्रायोरिटी है इस वक्त जी की।
Z said China will promote both signature projects and small yet smart livelihood programs, यानी ऐसे programs जिनसे फौरी तौर पे उन ममालिक के लोगों को जो है वो रोजगार भी मिले और वो छोटे और स्मार्ट प्रोजेक्ट हों, ऐसे इनके ऊपर ज़्यादा देगा तवज्जो। लेकिन जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी साथ-साथ वो लेके चलेगा। सो ये चीज़ बेल्ट एंड रोड में है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल्दो कि वेस्टर्न मीडिया को अगर आप देखो और गूगल पे आप निकालो तो आपको दिखेगा कि तमाम जो वेस्टर्न आउटलेट्स हैं, बीबीसी से लेकर और एसोसिएटेड प्रेस से लेकर और तमाम जितने भी उनके हैं, वो सब इसको नेगेटिवली ले रहे हैं कि चाइना जो है वो अपने कर्जे में लोगों को फंसाने वाला है और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है और वो अब इसीलिए छोटे प्रोजेक्ट्स पे आ गया है और वो बहुत सारे मुल्क निकलना चाह रहे हैं और इस तरह की नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा इस वक्त वेस्टर्न मीडिया में इसके खिलाफ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यूएन यूनाइटेड नेशंस जिसको कि समझा जाता है कि ये तो वेस्ट का ही एक माउथ पीस है, वेस्ट की ही ज़ुबान ये बोलता है, लेकिन जो गुटेरेस है उनका जो चीफ है यूएन का, वो इस फोरम को अटेंड करने के लिए चाइना पहुंचा हुआ था और उसने जी ने भी ये कहा है कि यूएन जो है वो वाइटल पार्टनर है बेल्ट एंड रोड का और मतलब यूएन के साथ मिलकर, यानी यूएन की जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर जी जिनपिंग जो है वो कह रहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाना चाह रहे हैं, हम दुनिया के साथ दुनिया को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, उसको कट ऑफ करके नहीं चलना चाह रहे। तो गुटेरस ने भी उस मौके पे यही कहा। उसने कहा कि बेल्ट एंड रोड demonstrates that we have a historical opportunity to build modern green cities, communities, and transportation and power systems that place resilience and sustainability at the heart. यानी कि गुटेरेस ने ये इतनी बड़ी बात की है कि बेल्ट एंड रोड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है और उसको साफ दिखाई दे रहा है कि ये फ्यूचर हमारा इसी के अंदर मुज़मिर है कि ये जो बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स हैं ये नई सिटीज़ इनकी वजह से बनेंगी, नई कम्युनिटीज़ बनेंगी और रेलवे और रोड के सिस्टम्स बनेंगे और पावर सिस्टम्स बनेंगे, गैस की पाइपलाइंस बनेंगी, ऑयल की पाइपलाइंस नहीं बनेगी जिसकी जिसकी वजह से कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फले-फूलेगी दुनिया भर में। और इंटरेस्टिंगली एक और मैं आपको दिखाती हूँ कि व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया का जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चाइना पहुंचा हुआ था और ये इस चीज़ को बहुत कवरेज मिली है दुनिया भर में क्योंकि जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसके ऊपर इसके अरेस्ट वारंट जारी किए हुए पुतिन के कि वो एक वॉर क्रिमिनल है यूक्रेन के सिलसिले में। और मैं आपको बताऊं कि जो इराक वॉर हुई, अफगानिस्तान वॉर हुई, उनके अंदर तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कभी भी बुश को या ओबामा को या टोनी ब्लेयर को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करके और उनको अरेस्ट करने की बात नहीं की। लेकिन जो लोग मुल्क जो है वो जिनको वो पसंद नहीं करते उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको धड़ाधड़ वो उनके ऊपर अरेस्ट वारंट्स लगाते रहते हैं। अफ्रीका के कई कंट्रीज हैं जिनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के अरेस्ट वारंट्स निकाले हुए हैं इस वक्त आईसीसी ने। और अब ब्रिटेन की क्योंकि ये जो अरेस्ट वारंट निकले हुए थे तो जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो पुतिन रशिया से बाहर नहीं निकला कि कहीं इंटरपोल आकर उसको पकड़ने की कोशिश ना करे। लेकिन जी जिनपिंग जो है वो उसने डिक्लेयर किया हुआ है कि आईसीसी के जो रूल्स हैं, कवानीन है, मेरे ऊपर चाइना पे लागू नहीं होते, हम उसका हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा उसने पुतिन को बुलाया भी और उसने उसको एंटरटेन किया, उसकी बहुत तारीफ की, आओ भगत की, उसके साथ स्पेशल बायलैटरल टॉक्स किए इस कॉन्फ्रेंस के बीच में। और पुतिन ने भी जी जिनपिंग को बहुत सराहा। उसने कहा कि ये जो बेल्ट एंड रोड है ये बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जो रशिया के भी जो आइडियोलॉजी है और उसकी जो थिंकिंग है उसके बिल्कुल मैच करता है और हम इसके साथ चाइना के साथ हमारी जो दोस्ती है और कुर्बत है वो दिन ब दिन
बढ़ती है गई है। और पिछले 10 साल में मैं आपको बताऊं कि 40-50 टाइम्स जी जिनपिंग और पुतिन की आपस में मुलाकातें भी हो चुकी हैं, और दे आर वेरी वेरी क्लोज, और स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को के अलाए वो एक दूसरे को कहते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कि Putin was in China and Xi Jinping entertained him very like nicely. China's Xi Jinping warns against decoupling Lord's Belt and Road Forum, Belt and Road at the Forum. यानी ये decoupling, पहले तो मैंने आपसे जैसे कहा कि वेस्ट ने और ट्रम्प ने एक ट्रेड वॉर शुरू कर रखी थी, वो चलती रही। लेकिन वो ट्रेड वॉर ठंडी पड़ गई क्योंकि उससे यूरोप को और यूएस को खुद को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। तो उस चीज़ को ख़त्म करते हुए उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी शुरू की कि हम चाइना के साथ जो है ना डीकपल करें या डी रिस्क करें। यानी डीकपलिंग का मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है इस पे, कि डीकपलिंग का मतलब है कि टोटली चाइना की इकोनॉमी के साथ बिल्कुल कट ऑफ कर लें, और डी रिस्किंग का मतलब ये है कि इस तरह के तरीक़ेकार अपनाए जाएँ कि मिडल रास्ता निकाला जाए कि चाइना की वजह से वेस्टर्न ममालिक को नुकसान जो पहुंचने का अंदेशा है, उनका ख्याल है कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाइना जो चोरी कर रहा है उसको वो महफूज कर लें, और जो है बाकी ट्रेड जो है वो करते रहें। उसको कहते हैं डी रिस्किंग। तो चाइना जी ने यही वार्निंग दी है कि डी कपलिंग अगर करोगे, यूरोप अगर करेगा या वेस्ट अमेरिका करेगा, तो फिर वो उसको ही नुकसान होगा। और उसने दुनिया के बाकी तमाम जो ममालिक जो कि बेल्ट एंड रोड के साथ जुड़े जुड़े हुए हैं इस वक्त भी, उन सब से उसने कहा है कि तुम लोग डीप कपलिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचना, और ये जो है हमारी इकोनॉमी, सारी जो वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी है उसको शदीद मजीद रिसेशन और डिप्रेशन में ले जाएगी अगर इस तरह की बातें सोचेगी। तो डी कपलिंग और डी रिस्किंग गलत सोच है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन बेहतर सोच थी, और सारे ममालिक को मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, और इसी तरह से हमारी इकोनॉमीज जो है फले फूलेंगी। इस बात में मैं आपको ये भी एक और मैप दिखा दूं कि ये तमाम ममालिक कौन से हैं जो कि बेल्ट एंड रोड का हिस्सा हैं। ये जो बहुत सारे ममालिक, मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रीन कलर में अफ्रीका के तमाम ममालिक इसका हिस्सा बन गए हैं। ये जो लाइट ग्रीन है ये तो पहले ही थे, ये तो पहले ही से बेल्ट एंड रोड का हिस्सा थे, जिसमें अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, ये शुरू से ही थे। उसके बाद रशिया, रशिया भी शुरू के ही ममालिक में से। उसके बाद ये जो लाइट ग्रीन है ये लोग नए शामिल हो गए। फिर अफ्रीका के ये बहुत सारे कंट्रीज और ये जो जो ब्लैक कलर्स हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट एंटर हुए हैं बेल्ट एंड रोड के अंदर। तो आप समझो कि अफ्रीका तो पूरा ही शामिल है, एशिया भी ऑलमोस्ट पूरा ही शामिल है, इंडिया को छोड़ के, और चंद ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, जापान को छोड़ के। और ये जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है, ये भी जो आप देख रहे हो कि तमाम ही ऑलमोस्ट ब्राजील को छोड़ के, और ये एक कोलंबिया है इसको छोड़ के, कि तमाम ही जो साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं वो शामिल हो चुके हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। सो बहुत ही, इसीलिए मैं कह रही थी कि वर्ल्ड वाइड है ये प्रोग्राम, और इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चेंज होने वाली है आने वाली दिहाइयों में। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान की सीपैक तो एक कामयाबी से चल ही रहा है। डेफिनेटली उसमें कुछ रुकावटें आई हैं जो ग्लोबल रिसेशन की वजह से, जो 2008 से चल रहा है, कोविड की वजह से, और ट्रेड वॉर जो चाइना के ऊपर इन्होंने वेज कर रखी थी 3-4 साल से, उसकी वजह से ये तमाम जो चाइना के ऊपर मुसीबतें आई उनकी वजह से चाइना की अपनी इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत डाउन है, और जाहिर है वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो ये कर रहा है बीएनआई के बीएनआर के अंदर, वो सब भी जो है वो तबालत का शिकार हुए हैं, रुकावट का शिकार हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बंद हो गए हैं, और सीपेक के साथ पाकिस्तान के अब फ्यूचर बहुत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। और जो हमारे इंटरम चीफ मिनिस्टर मकबूल बाकिर थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर चाइना में पाकिस्तान को, और इस मौके पे उन्होंने बोला है कि कराची सर्कुलर रेलवे जो कि एक एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है, सीपेक का ही एक एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है, और जो कि बिल्कुल रेडी है, उसकी प्लानिंग और सब कुछ, और इसने अभी स्टार्ट होना है।
वो जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि कराची की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ब्लास्टर करेगा और बोल्स्टर करेगा, और मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा अच्छा उसका इफेक्ट पड़ेगा। और स्पेशली इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये उन चंद लीनर और ग्रीनर प्रोजेक्ट्स का में से है जो कि लाइक चाइना इज रेडी टू स्टार्ट फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ। तो इस तरह से ये चल रहा है। अच्छा, एक गलत फहमी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेस्टर्न सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात को मतलब उछालता है। इंडियन मीडिया को आप देख लें, वो हर दूसरा जो उनका पॉडकास्ट है और हर दूसरा उनकी जो वो न्यूज़ आउटलेट है वो इस वक्त यही बातें कर रही है कि चाइना ने जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो खरीद लिया इनसे, और श्रीलंका का जो डिफॉल्ट हुआ था 2022 में, वो उसकी वजह ये थी कि चाइना का जो है लोन था इनके ऊपर जो वो दे नहीं पा रहे थे, कि जो लेकिन वो बिल्कुल सरासर झूठ है। और ये क्लियर, मैंने पहले भी इसके लिए पॉडकास्ट की थी उस वक्त भी, और अभी भी मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि श्रीलंका का जो डेब्ट था उसके अंदर उस वक्त जब वो डिफॉल्ट हुआ है 2022 में, तो उस वक्त जो है सिर्फ 5% जो लोन था श्रीलंका के ऊपर वो चाइना को की तरफ था। बाकी जो 95% लोन था जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट हुआ, वो तमाम इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स थे जो उसने खरीद रखे थे, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का के कर्जे थे जो कि उसने ले रखे थे। और ये जो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, ये तमाम ज़्यादातर जो खरीदे गए थे वो वेस्टर्न कंट्रीज ही इशू करती हैं। यूरोप की कंट्रीज थी, यूएस की अपनी बॉन्ड्स थे जो कि इनको दिए हुए थे। और ज़ाहिर है जब उन्होंने दिए, उस वक़्त उन्होंने खुले दिल से इनको श्रीलंका को ये लोन्स दे दिए। और जब चंद साल गुजरे तो उन्होंने जब उसकी किस्तें वापस मांगनी शुरू की, तो श्रीलंका भी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन और बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज्म है, और उसकी चंद प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि कोविड की वजह से नहीं वो रेडी कर सका, तो इसलिए वो शिकार हो गया इस इश्यू का कि वो वापस नहीं कर पा रहा था अपने डेबिट को, अपने किस्तों को। तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बहुत जोर डालकर उसके ऊपर कहा कि दे दो वरना हम तुम्हें डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो असल बिना जो रीजन था वो यही था कि श्रीलंका को मजबूर करना कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना से वापस ले लो और इंडिया के हवाले कर दो या यूएस के हवाले कर दो। तो ये सारी गेम उन्होंने खेली, और इसके लिए इतना ज्यादा मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया ले लें और इंडियन मीडिया ले लें, ये इतना ज़्यादा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है और आज तक कर रहे हैं। आज भी आपको यही आवाज़ें आएँगी, लेकिन मैंने आपको ये 2022 का आर्टिकल शेयर किया जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है और उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो चाइना के साथ जो प्रोपेगेंडा है कि चाइना ने खरीद लिया, ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि चाइना को इन्होंने सिर्फ 99 ईयर्स की लीज पर दिया, और चाइना ने कोई उसकी प्रॉपर्टी सीज नहीं की फॉर एवर। और उसके अलावा जो चाइना ने borrowers like Sri Lanka were not helpless victims of China but actively shaping outcomes with Chinese development finance system। यानी चाइना के साथ जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहा था श्रीलंका, वो उनकी इकोनॉमिक आउटकम को अच्छा शेप दे रही थी वो चीज़ें, और वो मजबूर होकर किसी मजबूरी में नहीं था चाइना के साथ जो जो भी डीलिंग वो कर रहा था। तो ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की। सो नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया में तो है ही, लेकिन बड़े-बड़े न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर भी ये है। तो इससे भी आपको आगाह होना चाहिए और खबरदार रहना चाहिए। सो ये चाइना की मैंने जैसे आपको बताया कि बेल्ट एंड रोड का 10 इयर्स का फोरम कंप्लीट हुआ है, और होपफुली वी ऑल होप लाइक यूएन के जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस होप कर रहे हैं कि इस बेल्ट एंड रोड की वजह से दुनिया की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा आने वाले सालों में इंशाल्लाह। थैंक यू।